हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट हमेशा की तरह आप बहुत बढ़िया होंगे और आप वापस से यहाँ आए हैं तो मतलब आपको मजा भी आ रहा होगा, राइट? तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कोर प्लस में, जहाँ पे हम आपकी मदद कर रहे हैं पढ़ने में, समझने में और उस पढ़ी लिखी चीजों को एक्सिक्यूट करने में, राइट? तो बने रहिएगा हमारे साथ जैसे आप अब तक बने हुए हैं। तो अगर आप बने हुए हैं तो थैंक यू, बहुत बड़ा वाला। और अगर आप यहाँ नए हैं तो वरी नॉट, हमारे पास आपके लिए भी सारा का सारा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको पहली वाली सारी वीडियोस देखनी है सो दैट आपको कंटेंट फ्लो जो है वो पता लग जाए और आप हमें ज्वाइन कर सके अपने इस वाले वेंचर पे जो हम निकले एक पर्टिकुलर चैप्टर से, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। सो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, हमने खाना खाना शुरू किया था, राइट? अब खाना जब हम खा रहे हैं तो उसका पर्पस होता है, उस पर्पस में से एक पर्पस है एनर्जी का, है ना? तो खाना हमने खा लिया था, वो एब्जॉर्ब भी हो गया था। अब हमें ये पता है कि वो जो खाना है वो हमें एनर्जी देने वाला है, राइट? तो उस खाने से एनर्जी कैसे डिराइव हो रही है, उस प्रोसेस के बारे में आज हम यहाँ जानने वाले हैं। तो मैं प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी, आपको मदद करेगी इस चीज को समझने में कि कैसे जो है वो एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है और कैसे हमारी जो बॉडी है उसे यूटिलाइज करने वाली है। तो लेट्स जस्ट बिगिन एंड सी दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर जब हम एनर्जी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, जिसकी मदद से हम बेसिकली जो भी अपने एनर्जी फॉर्मेशन का काम होता है वो पूरा करते हैं, ठीक है? तो जब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो यहां पे देखो ये क्या है, ये सारे के सारे जो अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में हो रहा है और ये है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसको हम कंसीडर करते हैं एक बायोकेमिकल प्रोसेस की तरह। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो है रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड है, इसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्ड हैं और क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो इसीलिए बायोकेमिकल प्रोसेस इसको कहा जाता है, जो कि हमारे सेल्स में होती है। तो क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल्स में हो रही है तो इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जो रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रही है बेटा, उन्हें हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया जी इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें हो क्या रहा है? सवाल तो ये भी है ना कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं इसमें हो क्या रहा है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो एनर्जी बेटा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है एटीपी के फॉर्म में। हमने पिछले साल मतलब कि 9th क्लास में ये पढ़ा था कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, ठीक है? मतलब यही वो करेंसी है जिससे हमें एनर्जी मिलने वाली है और ये करेंसी कहाँ बनती है? ये बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है हमारी बॉडी का। तो ये जो एटीपी है इट स्टैंड्स फॉर अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ए फॉर अडीनोसाइन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। तो ये जो एटीपी है यही फॉर्म होने वाला है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एंड ये कैसे होगा, ये कैसे फॉर्म होगा और किस चीज से फॉर्म होगा? तो ये एटीपी जो है, जो खाना हमने खाया था, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, उसी के ब्रेकडाउन से बनता है। और इस ब्रेकडाउन के लिए किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन नेसेसरी है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। लेकिन ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोज का टूटना एकदम पक्का है, ठीक है? तो यही जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करेगा एंड देन वो टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने के लिए। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में जब अपने पास ऑक्सीजन है। तो फूड में कौन सा फूड कंपोनेंट है हमारे पास? फूड कंपोनेंट है जी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, दैट इज O2 के साथ बाइंड करेगा एंड वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 लिख सकते हैं, वाटर को हम लिख सकते हैं H2O एंड ऑब्वियसली एनर्जी तो है ही। और यही एनर्जी जो है ये मेन पर्पस है रेस्पिरेशन के अकर होने का, क्योंकि हमको एनर्जी ही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ग्लूकोज को क्यों लिखा है? ग्लूकोज की जगह इसका भी फॉर्मूला ही लिख देते हैं, राइट? तो फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इट विल बी C6H12O6। तो यहां तक तो हो गया ये
कि भाई ये है अपने रेस्पिरेशन का जो केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम आगे चलें और देखें कि जो रेस्पिरेशन है उसमें हमने तो कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूव करेंगे हम? तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे, जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स, कॉर्क चाहिए हमें जिसमें 2 छेद हों, 2 ग्लास ट्यूब्स चाहिए, एक सिरिंज चाहिए, हाँ वही इंजेक्शन वाला सिरिंज, एंड लाइम वाटर चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें थोड़ा सा लाइम वाटर लेना है, ये नींबू पानी नहीं है आपका, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमें लेना है। अब क्या करना है कि हमने कॉर्क जो है उसको फिट करना है 2 टेस्ट ट्यूब्स में, दैट इज टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी में, और इस कॉर्क सेल में 2 छेद होना इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि इन छेदों से हमने 2 ग्लास ट्यूब जो है वो उसमें फिट करने हैं, राइट? अगर इसका डायग्राम हम देखें तो ये रहा, ये डायग्राम देखो, ये रहा टेस्ट ट्यूब, इसको हमने भर दिया किससे? लाइम वाटर से। इसमें 2 छेद थे तो एक छेद में हमने 1 ग्लास ट्यूब रखा है और दूसरे में हमने ऐसा डाला है, और इस वाले को हमने एकदम से सबमर्ज किया हुआ है अपने लाइम वाटर के अंदर। तो ऐसा सा जो सेटअप है वो हमें करना है। नाउ हमने क्या करना है, जो ग्लास ट्यूब है ना उसमें हमें एयर को एक्सेल करना है। तो एक्सेल एयर इनटू द ट्यूब एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब आपको अपने ऑब्जर्वेशंस देखने हैं, और जब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे इस चीज को, यू विल गेट टू सी दैट वो जो लाइम वाटर है वो कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा। उससे पहले एक और स्टेप है जो हमें देखना है, जो अपना दूसरा टेस्ट ट्यूब है बी, जिसमें कि लाइम वाटर है, उसमें आपको सिरिंज से एयर जो है वो डालनी है, जैसे कि ये वाली देखो, उसमें हमने खुद से हवा फूकी है, इसके अंदर हम सिरिंज जो है, खाली सिरिंज, सुई नहीं लगानी उसके अंदर, खाली से बस ऐसे हम एयर डालेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। तो जब हम इनके चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसका जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, वो मिल्की टर्न होगा टेस्ट ट्यूब बी वाले के कंपैरिजन से जल्दी। ठीक है, तो ये जो मिल्की चेंज हो गया, ये जो मिल्की कलर आया है यहाँ पे, ये बताता है कि यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसने बना दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की कलर में चेंज हो गया है। एंड दिस इज द प्रूफ दैट जो हम एयर एक्सेल कर रहे हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया कि जो एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। और इससे पता लग जाता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे हम CO2 गैस जो है वो एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और इस टाइम पे हमें कुछ प्रिकॉशंस ऑब्वियसली लेने की जरूरत है, जैसे कि ग्लास ट्यूब है वो प्रॉपरली लाइम वाटर के अंदर जो है वो डिप होनी चाहिए, सो दैट जो भी हम एयर ब्लो कर रहे हैं वो डायरेक्टली उस लाइम वाटर में जाए। एंड दूसरी चीज, हमेशा लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बना के रख दिया है तो उसमें एयर रिएक्ट कर सकती है, और एयर के अंदर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो केमिकल चेंजेस ऑलरेडी हो सकते हैं। तो इससे बेटर है कि हम नया नया कार्बन वाला जो अपना लाइम वाटर है वो बनाए। ठीक है, तो ये हो गया जी एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता लग जाता है कि ओ अच्छा, इस वाले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये तो था एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स। जैसा कि अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि रेस्पिरेशन में जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन हो, कभी कभी हमारे पास ऑक्सीजन होगा और कभी कभी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जब हमारा ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, मतलब यहां पे अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होगी उसको कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
सो ये है बेसिक डिफरेंस इन दोनों रेस्पिरेशंस का। अब देखते हैं इनमें एक्चुअल में होता क्या है, और इन्हीं दोनों को ना हम डिटेल में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने वाले हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म हम है ना। अपने बारे में तो हम पक्का पढ़ने वाले हैं यार, लाइफ प्रोसेसेस है, और अपने लाइफ के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना, है ना। तो इसीलिए हम अपनी बॉडी के सारे प्रोसेसेस देखेंगे, साथ में हम वो जो चुपचाप खड़ा रहता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, जो शोर नहीं करता लेकिन करता बहुत कुछ है, दैट इज द प्लांट, उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम यूजुअली पढ़ते हैं और हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें पहली बात तो ऑक्सीजन चाहिए, और इस केस में क्या होता है, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पायर कर पाएगा, इसी के प्रेजेंस में उसकी ब्रेकडाउन होगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, वेयर एज क्योंकि यहाँ पे या तो ऑक्सीजन है ही नहीं या तो कम है, ठीक है। तो इस केस में जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। जब ऑक्सीडेशन की बात आती है तो ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड है एनारोबिक के केस में। इस केस में एरोबिक में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये होते हैं इसके एंड प्रोडक्ट्स, कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और एनर्जी तो बनाएगा ही, क्योंकि एनर्जी बनाने का ही काम चल रहा है। उस एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दो चीजें हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनती है। वहीं एनाएरोबिक में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज की प्रॉपर ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड इवन इथाइल अल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, वो मिलता है, ठीक है। डिपेंडिंग की किस ऑर्गेनिज्म में ये चीज हो रही है, दैट बेसिस पे हमें अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देन इस वाले केस में काफी सारी एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन से अराउंड 38 मॉलिक्यूल्स जो है एटीपीज वो प्रोड्यूस होते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि जो ये 38 एटीपी है, जो एक एटीपी है उससे कितनी एनर्जी होती है। तो 38 से तो सोचो कितनी ही होगी, राइट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनारोबिक से, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो देखो 38 कहाँ है और 2 कहाँ है, 2 के कंपैरिजन में उससे 19 गुना ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन हमारे एरोबिक के केस में होती है। तो सोचो हमें कितनी सारी एनर्जी मिल जाती है, राइट। फिर भी हम थक जाते हैं, मैम एनर्जी नहीं बची, ऐसा हो जाता है ना। ये नहीं होना चाहिए। इनफ फूड खाइए, अच्छे फूड खाइए, ठीक है। हेल्दी फूड खाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल से जिएंगे, तो जो भी ये 38 एटीपीज प्रोड्यूस हो रही है ना एक बार के रेस्पिरेशन में, तो सोचो वो बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देन ये जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होती है, और एनारोबिक की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया में होती है, ये ईस्ट सेल में देखने को मिलती है, और ये हमारी बॉडी में भी देखने को मिलती है। कहाँ पे, तो ये हमारी बॉडी में मसल सेल्स में देखने को मिलती है। तो ये हो गई जी इसकी बात। नेक्स्ट अगर हम इसकी पूरी रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास ग्लूकोज है जो कि रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, एंड देन वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 680 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। वहीं पे अगर हम इसमें बात करें तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, और ओनली 56 किलो कैलोरी बनाने में, ठीक है। और ये जो इथेनॉल वाला रिएक्शन हुआ है ये बेसिकली बेटा ऑब्जर्व किया जाता है ईस्ट सेल में। ईस्ट नाम का हमारे पास एक सेल है, उसकी बॉडी में हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये किस ऑर्गेनिज्म में कैसे जा रहा है। अभी हमने 2 तो देख लिए, एरोबिक में एक देख लिया और एनारोबिक में एक ईस्ट सेल वाला देख लिया, बट देखते हैं कि ये रिएक्शंस एक्चुअली प्रोसीड कैसे करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, ऑब्वियसली ग्लूकोज ही तो टूट के चीजें बना रहा है, लेकिन वो सारी चीजें एक जगह पे नहीं होती, ठीक है। तो कहाँ हो रही है मैम, ये भी सवाल है। तो सवाल का जवाब मैं दूंगी ना, मैं यहाँ पर हूं आपके लिए। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है ऑब्वियसली उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, है ना, C6 लिखते हैं ना हमेशा हम, C6। सो इसका मतलब है उसमें 6 कार्बन के
जो 6 कार्बन है वो जुड़े हुए हैं। अब ये जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में, सेल में होता है ना साइटोप्लाज्म, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म वाले रीजन में ये ग्लूकोज टूटेगा और बनाएगा पायरुवेट। कहीं कहीं पे ये पायरुविक एसिड भी लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पायरुवेट और पायरुविक एसिड में सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन का डिफरेंस होता है। एसिड में H पॉजिटिव आयन होते हैं और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है, और इसमें एकदम हाफ होता है नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी थोड़ी सी जो एनर्जी है वो फॉर्म होती है। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ग्लूकोज पूरा का पूरा नहीं टूटा है, छोटे से तो टुकड़े में 1 से 2 बना है। इससे हमें एंड में प्रॉपर एनर्जी चाहिए, राइट? इसका जितना छोटे टुकड़े हम कर सकते हैं हमने वो करना है। तो ये टुकड़े किस ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रहे हैं उस बेसिस पे हमारे पास प्रॉपर पाथवे आता है। तो अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, कहां पे? ईस्ट सेल में, तो ये जो पायरुवेट है ये बेटा टूटता है फॉर्म करने के लिए 3 चीजें, दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो एनर्जी तो भाई पक्का है, ये तो आंख बंद करके लिख देना, जब रिएक्शन लिखने आओगे ना तो एनर्जी तो आंख बंद करके लिख देना, क्योंकि एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी। साथ में इस वाले में ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी पक्का पक्का बनेगा, और इसके अलावा जो यहाँ डिफरेंस है वो है बेटा इथेनॉल का। और अगर आप ये तीनों चीजें ध्यान से देखें जो ईस्ट सेल में बन रही हैं, ये 3 फर्मेंटेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में भी तो काम आता है। जब हम ब्रेड बनाते हैं, जब हम पिज्जा बनाते हैं, तो हम उसका जो आटा गूंथते हैं उसके अंदर ईस्ट डाल के रखते हैं ताकि वो आटा फूल जाए। तो वो जो आटा फूल रहा है वो उस ईस्ट की वजह से हो रहा है ना। तो उस ईस्ट में ऐसा क्या हुआ? उस ईस्ट में हुआ फर्मेंटेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से जो भी हमने ग्लूकोज लिया था वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया टू फॉर्म द इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, तो मैम ये चीजें यूटिलाइज कैसे हो रही है और हमें देखने को कैसे मिलेगी? तो वो जो ब्रेड फूला है, कभी उस ब्रेड को ऐसे खोल के देखा उसके अंदर कितने बड़े बड़े से छेद से बन जाते हैं। तो वो जो छेद उसके अंदर बेटा बन रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहे हैं। उन पोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है। दूसरा मैम इथेनॉल, तो उसके अंदर जो इथेनॉल, उसकी जो स्मेल चेंज होती है वो इथेनॉल की वजह से है। और वो जो इथेनॉल है वो जनरली बेक करने के बाद उसमें से निकल जाता है। जब हम उस चीज को कुक कर देते हैं ना, जब ब्रेड को पका देते हैं, तो वो वाली जो उसकी इथेनॉल होती है वो इवेपोरेट हो जाती है उसमें से। क्लियर? एंड एनर्जी तो उसके अंदर स्टोर्ड ऑलरेडी है। तो ये हो गई बात जी ईस्ट सेल की। अब आगे चलते हैं और देखते हैं वो कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, और ये कहाँ हो रहा है? ये हमारी बॉडी के मसल सेल्स में हो रहा है। और कब हो रहा है? जब हम जोर जोर से भागते हैं। ठीक है, एथलीट्स में काफी हद तक देखने को मिलता है। और आपने नोटिस किया होगा ना, कभी कभी बहुत पेन होता है, पैर में होता है यूजुअली, जो पैर के काफ वाले मसल्स होते हैं वहां पे कभी कभी ना अचानक से बहुत ज्यादा पेन होता है। हम कहते हैं ना कि अकड़ गई है, नस चढ़ गई है, राइट? वहां एक्चुअल में हुआ क्या है? वहां पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। और वही क्रैम्प्स है जिससे हमें लगता है कि ओई हुई बहुत दर्द हो रहा है, और वो बहुत पेनफुल होता है। सही में ऐसा लगता है कि पैर के जो भी काफ के मसल्स है वो एकदम हार्ड हो गए हैं, है ना? तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पे क्रैम्प्स आए हैं बेटा। ठीक है, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जो पायरुवेट है ये टूटता है, क्या बनाने के लिए? लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, और साथ में एनर्जी तो बनेगी ही। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस थे अपने एनएरोबिक वाले। ये जो 2 कंडीशंस हमने देखे ये हमने अभी देखे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के। ठीक है, ये हो गया ये। अब लास्ट में देखो यहाँ पे अब अपनी बॉडी की भी बात करेंगे। अपनी बॉडी की तो वैसे अब हमने की है, पर अब अच्छे वाली बात करेंगे। क्या? कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है? मतलब नॉर्मल रास्ते पे चलने पे हमें क्या मिलने वाला है? तो ग्लूकोज से पायरुवेट तो ये टूट गया था कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट चल चल के जाता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ये पायरुवेट और टूटता है। क्या टूट के बनाता है ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड,
दैट इज CO2, देन वाटर भी इसके साथ बनता है, और एनर्जी तो बनना जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीन चीजें बनती हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, क्योंकि ये उस टाइम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस अपनी बॉडी से बाहर भेज देते हैं एक्सहेलेशन की प्रोसेस से, ठीक है। तो ये एक्सहेलेशन इनहेलेशन क्या है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब हम करेंगे जब हम अपनी बॉडी की बात करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रेस्पिरेशन देख लेते हैं प्लांट्स के केस में। अब प्लांट्स हमें सांस लेते हुए दिखते नहीं है, राइट, पर दिखते नहीं है इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहां हो ही नहीं रहा, हो रहा होगा ना, क्योंकि वो भी तो लिविंग है। और ये चीज हमने तभी देखी थी जब हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था कि रेस्पिरेशन जो है इट इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और एनर्जी तो इसी से मिल रही है, तो प्लांट्स में भी तो ये होगा ही, तो बिल्कुल होगा। प्लांट्स में कैसे होती है रेस्पिरेशन, कि ऑब्वियसली प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड है, तो इसके लिए प्लांट्स में होते हैं स्टोमेटा। ये वही स्टोमेटा है जो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, है ना, और ये वही स्टोमेटा है जहां से कि ऑक्सीजन था वो सेल से बाहर गया था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो सेल के अंदर गया था। लेकिन ये चीज हुई थी बेटा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। रेस्पिरेशन के टाइम पे इसका एकदम उल्टा होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन में सेल के अंदर जाता है ऑक्सीजन, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और रेस्पिरेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप रात में किसी पेड़ के पास जाके सो रहे हैं और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वहां भूत नहीं है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि पेड़ के आसपास भूत वूत कुछ नहीं होते। लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफी ज्यादा रिलीज होता है रात के टाइम पे। प्लांट्स दिन में अपना सारा का सारा फोकस रखते हैं फोटोसिंथेसिस पे, और रात में वो करते हैं रेस्पिरेशन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि रेस्पिरेशन दिन में हो ही नहीं रहा। प्लांट्स के केस में जो रेस्पिरेशन है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है, लेकिन दिन में रेस्पिरेशन का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है, रेस्पिरेशन का जो रेट है वो काफी हाई होता है। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस यूजुअली दिन के टाइम में होती है जब डे लाइट में सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। और डेजर्ट प्लांट्स में हमने देखा था कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा था रात में, तो वो वहां पर अपना प्रोडक्ट तो बना रहे हैं पर फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली नहीं हो रही, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस नहीं हो रही। तो अगले दिन जब सूरज ज्यादा आते हैं तो जो इनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अंडरगो करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्लांट्स में हो कैसे रहा है। तो ये तो पहला इतना बता दिया कि ये स्टोमेटा के प्रोसेस से, सॉरी स्टोमेटा से प्रोसेस नहीं, स्टोमेटा के जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हो रहा है। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है ना। तो स्टोमेटा जो है ये यहाँ पे लीव्स में प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू अपना ये रेस्पिरेशन होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं कि क्या बात है भाई प्लांट्स में भी एनर्जी, तो बिल्कुल जैसे एनिमल्स को चाहिए वैसे प्लांट्स को भी एनर्जी की नीड होती है ताकि वो अपने काम तो पूरे कर सके ना सही तरीके से, राइट। और वो अपनी इस एनर्जी को कैसे फॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, जहां पे प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं अपनी बॉडी से। अब यहाँ पे होता कैसे है, तो बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना कहाँ से हो रहा है, तो ये हो रहा है बेटा अपने स्टोमेटास से। जो प्लांट्स में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं वहां से ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये होता है। तो ये तो हो गई लीव्स की बात, राइट। अब स्टेम में भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो बिल्कुल है। स्टेम में ना कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं, जिनके थ्रू रेस्पिरेशन जो है वो अपने प्लांट्स में होती है। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो देखो ऐसा सा कुछ होता है। पेड़ में आपने ना ऐसे ऐसे ओपनिंग्स देखी होंगी, राइट। ये किसी किसी पेड़ में ना ऐसे ऐसे भी होती है। तो वो जो भी आपको दिख रहे हैं ना
डार्क कलर के, ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स, वो बेटा लेंटिसेल्स होते हैं। और ये लेंटिसेल्स जो है ये ओपनिंग है स्टेम के ऊपर, जो कि हेल्प कर रही है प्लांट को क्या करने में, रेस्पायर करने में। और स्टोमेटा भैया तो है ही है, स्टोमेटा भैया को कैसे छोड़ दें। तो स्टोमेटा में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। ये गार्ड सेल्स हैं जो कि स्टोमेटल पोर की ओपनिंग क्लोजिंग को गवर्न करते हैं। स्टोमेटल पोर है जिससे कि जो चीजें हैं वो अंदर बाहर सेल के आती जाती रहती हैं। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वर्क्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन किस किस तरीके से हो रही है। डिटेल हम अपने बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है और क्या उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि अमीबा, प्लेनेरिया, अमीबा से तो बड़ा हमें प्यार है ना, इसको कैसे छोड़ दें अकेले, हर जगह साथ लेके चलने वाले हैं। इसको न्यूट्रिशन में भी लेके गए थे, रेस्पिरेशन में भी इनको देख रहे हैं, है ना। और जब हम रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे वहां पे भी इनको हम जरूर कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, आप बुरा मत मानिएगा, आपको साथ लेके चलने वाले हैं। देन इनके अंदर अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, इनके अगर बात करें कि कैसे होगी, तो ऑब्वियसली इनके पास तो नाक या फिर लंग्स वगैरह है नहीं, सिंगल तो सेल है। तो उसी सिंगल सेल से बेटा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्रोसेस जो है इसमें डिफ्यूजन का होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अर्थवर्म, केचुआ। ठीक है, जो केचुआ दिखता है ना हमें, तो केचुए में जो रेस्पिरेशन है ये उनके स्किन के थ्रू होती है, मतलब डायरेक्ट स्किन से रेस्पिरेशन हो रही है। क्या टैलेंटेड है ना, कितना टैलेंटेड है ये ऑर्गेनिज्म। देन आते हैं फिश और प्रॉन्स पे, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में। तो पानी में रहते हैं, तो मैम ये कैसे करते हैं, तो ये करते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू जिन्हें हम कहते हैं गिल्स। फिशेस का ना यहाँ पे पार्ट होता है एक, उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये वाटर लेते हैं और वाटर से फिर ये ऑक्सीजन लेते हैं। और फिशेस के भी हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि कैसे ये रेस्पिरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, ग्रास हॉपर और कॉकरोच की, तो इनमें स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से ये रेस्पायर करते हैं। एंड इवन ट्रैकी जो भी है ये भी प्रेजेंट है। तो स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया जो है इनकी मदद से ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम और चिड़िया यानी कि बर्ड्स, हमारे बेटा बॉडी में लंग्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, तो मेजर रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू ही होती है। एंड थोड़ा बहुत हम स्किन से भी रेस्पायर करते हैं। वहीं अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग लंग से भी करते हैं और स्किन से भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में कैसे हो रही है रेस्पिरेशन। जो मछली रह रही है पानी में वो कैसे ऑक्सीजन ले रही है। तो इतना तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में प्रेजेंट है। वाटर का खुद का फॉर्मूला है यार H2O, तो वहां तो ऑब्वियसली पानी में ऑक्सीजन होगा। लेकिन वो ऑक्सीजन जैसे हमारे लिए अवेलेबल है, जो हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हमारे पास तो बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल है ना एयर में, बट पानी में ऐसा नहीं है। पानी में डिसॉल्व फॉर्म में है ऑक्सीजन, पहली बात, और दूसरी बात वो डिसॉल्व फॉर्म में भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के मुकाबले जो वो हमारे पास फिशेस हैं उनको करनी पड़ती है डबल मेहनत, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको चाहिए ना, रेस्पिरेशन तो करनी है। तो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं, और ये गिल्स स्पेशल टाइप की कवरिंग से कवर्ड होते हैं। एक बोनी कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ऑपरक्यूलम, जो कि उस गिल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो मतलब कि अगर हम मच्छी कह दें तो ना यहाँ इसकी सुंदर सी आंख बना दो, स्माइलिंग मच्छी है ये, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं बेटा इसके गिल्स। ठीक है, और गिल्स के बाहर ये कवरिंग होती है, अंदर ना ऐसे से गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑपरक्यूलम इसको कवर करके रखता है। ये क्या है, ये बोनी कवरिंग है।
हड्डी जैसा सा होता है, हार्ड कवरिंग होती है काफी, तो ये बोनी कवरिंग है। और ये जो फिश है हमें पता है कि ये वाटर में रहती है और जो वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है। तो फिशेस भी जो है वो ब्रीद करती हैं। ब्रीद करेंगी तो हमारी तरह हवा तो लेंगी नहीं, क्योंकि चारों तरफ तो उनके पानी है, तो वो पानी ही अपनी बॉडी के अंदर लेती है। कहाँ से? माउथ से, और उसको गिल्स की तरफ भेजती है और फिर गिल्स से पानी बाहर की तरफ आता है। और जब गिल्स से पानी बाहर आ रहा होता है उस टाइम पे ये जो गिल्स हैं उसमें से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, निचोड़ लेती है कि लाओ भाई अब तो हमें इस्तेमाल करना है, तो पानी में से हमें ऑक्सीजन दे दो। और जब उसने ऑक्सीजन ले लिया उसी गिल्स के थ्रू जो वाटर है वो बाहर चला जाता है। तो जो गिल्स में ये गिल स्लिट्स हैं वहां से पानी विल बी आउट, एंड इस तरीके से फिशेस जो हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इनको मिला है ये इनकी ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड इनके ब्लड के थ्रू ये पूरे के पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ताकि इनके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए ताकि ये आराम से वाटर में तैर सके और अपनी लाइफ को जी सके। ठीक है, तो ये बात हो गई रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की। और एक बार जल्दी से इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फिशेस के यहाँ वाले पोर्शन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इस गिल्स में अगर आपको दिख रहे हो तो देखो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये होते हैं गिल स्लिट्स। तो यहाँ से मुंह से पानी आता है और इन गिल्स से होते हुए बाहर निकलता है। तो जब इस गिल्स में जाते हैं ना तो गिल्स में एक्चुअली होते हैं गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स। यहाँ काफी सारे ब्लड वेजल्स होते हैं जो कि काफी थिन होते हैं, कैपिलरीज होती हैं बेसिकली। जब वाटर जा रहा होता है तो उसके फॉर्म में जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पानी जो है फिर वो इन्हीं गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ देखो गिल्स के अंदर ना यहाँ छोटे छोटे गिल फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं जिसके अंदर सारा का सारा एयर जाएगा एंड अल्टीमेटली वो पूरे बॉडी को मिल जाएगा। So this is how the respiration in aquatic organisms work, and इसके बाद वाले सेशन में हम डील करने वाले हैं अपनी बॉडी के बारे में कि कैसे हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो काम करती है। तो आई होप दैट आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आ गई हैं और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल से डाउनलोड कर सकते हैं आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस का ऐप, जो कि आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। सो डू डाउनलोड इट टू गेट ऑल द नोट्स एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद अस टू लर्न मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो हम मिलेंगे दोबारा से इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ एंड टेक केयर।